आज हम भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सीरीज लाए हैं। इसमें हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भारत के भूगोल से संबंधित है, इसमें विश्व का भूगोल सम्मिलित नहीं है। तो इसमें भारत से जो फैक्ट हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, आपके मध्य प्रदेश हो, या कोई भी हिंदी भाषी राज्य हो, या फिर एसएससी सीजीएल वगैरह जो आपके एग्जाम हो रहे हैं, उनमें जो आपका भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका एक लक्षण है, या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पीसीएस से। तो इसको आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे पहला, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है किस द्वीप पर है, कह रहा है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार। उसे ग्रेट निकोबार कहा जाता है। ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग पर यह आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। फिर इसके बाद तो आपका ग्रेट चैनल ही आ जाता है। ग्रेट चैनल जो इसको इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करेगा, ग्रेट चैनल। तो इसका जो आंसर ग्रेट निकोबार है वो आपका ये है, ग्रेट निकोबार। ये अंतिम द्वीप है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह श्रृंखला का। तो इसका आंसर ये होगा। अगला, बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट है उसका मैप कुछ इस तरीके का है। ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है उस सीमा को बोलते हैं हम रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि ये उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1947 में जब रेडक्लिफ रेखा खींची गई थी। तो इसमें आपके जो राज्य हैं वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यहां तक पश्चिम बंगाल है। इसके बाद इतना क्षेत्र इसमें मेघालय का आता है। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका असम का आता है, और ये त्रिपुरा, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, और शेष ये मिजोरम का है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा और मिजोरम, तो ये 5 भारत के स्टेट हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, यानी कि जिसे कभी आपके रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता था। अभी जो भारत का संविधान संशोधन करके बांग्लादेश के साथ जो सीमा समझौता हुआ है तो इन्हीं सीमाओं पर हुआ है। कुछ क्षेत्र भारत के बांग्लादेश में चले गए हैं, कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत में आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से कौन सा चैनल अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और म्यांमार, अभी जिसकी हमने बात करी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से अलग कौन करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को म्यांमार से कौन अलग करता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, म्यांमार हमारा इधर की ओर हो जाता है। ये भारत का जो अराकान श्रृंखला है उससे अंडमान जो म्यांमार है वो अलग हो जाता है। तो इनके बीच कौन सा चैनल है, कह रहा है। तो इस चैनल को कहा जाता है कोको चैनल। एक्चुअल में इंडिया का जो ऊपर अंडमान है, अंडमान में जो सबसे ऊपरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप बोलते हैं इसको, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के ठीक यहां से आपका कोको चैनल गुजरता है जो भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला को आपके म्यांमार के साथ अलग करेगा। अगला क्वेश्चन है, पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी क्या है? पाक अधिकृत कश्मीर, अगर हम भारत के मैप में देखें तो भारत का जो मैप है उसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है पाक ऑक्यूप्ड कश्मीर, यानी कि पीओके, जो आपका 1947 में जो कबायली हमला हुआ था 48 में उसके द्वारा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था। तो ये वैसे तो यहाँ से आपका ये रेखा जो है ये डूरंड रेखा है, ये रेडक्लिफ रेखा शुरू हो जाती है यहाँ की ओर। ये मुख्य रेखा है जो अंग्रेजों ने खींची थी,
परंतु बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल खींची गई है जो पीओके और भारत के बीच है। तो इस पीओके की जो राजधानी है वो है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस क्रम की चट्टानों से हुआ है? अरावली, अरावली जो भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान से लेकर के ऊपर हरियाणा और दिल्ली तक, दिल्ली में इसका लास्ट क्षेत्र है जिसे हम रायसीना हिल्स बोलते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, यानी कि अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला जो अपने विघटन की ओर है। तो विघटन के कारण इसमें जगह जगह गैप बन गए हैं, तो दिल्ली तक ये बिखरी हुई अवस्था में पहुंचती है। राजस्थान में ये सेपरेट है। तो इस पर्वत श्रृंखला को आपका धारवाड़ चट्टानें, जो विश्व की सबसे प्राचीन आपके भूगर्भिक चट्टानें हैं, उनमें से एक माना जाता है, उनके द्वारा निर्मित है ये। अगला, तैथिस सागर भूसंतति किन दो प्लेटों के मध्य स्थित थी? तैथिस सागर जिस स्थान पर वर्तमान हिमालय बना है उस स्थान पर पहले आपका दो आपके महाद्वीपीय प्लेटों, इसको बोलते थे अंगोरा लैंड, जिसमें ऊपर रूस वगैरह स्थित है, और नीचे वाले को बोलते थे गोंडवाना लैंड, जो दक्षिण भारत के रूप में भारत में स्थित है। ये आपकी दोनों पर्वत श्रृंखलाएं एक दूसरे के नजदीक आई, यहां पर होता था तैथिस सागर। तो अंगोरा लैंड नीचे की ओर आई और गोंडवाना लैंड ऊपर की ओर खिसका, तो इसकी वजह से तैथिस सागर यहां से हट गया। तैथिस सागर के अवशेष है आपका जो भूमध्य सागर है, उसके बाद काला सागर है, कैस्पियन सागर है, अरल सागर, ये इसके अवशेष माने जाते हैं जो उधर खिसक गए। जहां जहां आपके प्लेटें आपस में पूरी तरीके से नहीं जुड़ी तो वहां ये जल भर गया। बाकी तैथिस सागर के स्थान पर इन दोनों जो आपके प्लेटें हैं उनके कारण एक मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई जिसे हम हिमालय बोलते हैं। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले इस स्थान पर तैथिस सागर था। जब अंगोरा लैंड और गोंडवाना लैंड की प्लेटें टकराई तो उसके कारण यहाँ हिमालय बन गया और तैथिस सागर अपने स्थान से हट गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च एशिया की रीढ़ किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? उच्च एशिया मतलब एशिया का सबसे ऊंचाई वाला जो भाग है उसकी रीढ़ किसे कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। काराकोरम जो आपका हिमालय पर्वत के ठीक उत्तर में स्थित है। काराकोरम अगर हम ये देखें भारत में तो ये तो हिमालय है, हिमालय के ऊपर आपका ट्रांस हिमालय है और ट्रांस हिमालय के ऊपर फिर आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका काराकोरम है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जिसमें दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 आस्विन गॉडविन या नंदागौरा पर्वत जिसे बोला जाता है, ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। तो ये आपका उच्च एशिया की रीढ़ कहलाता है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगला, यूथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? यूथांग घाटी, यूथांग घाटी आपके नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा सिक्किम है, सिक्किम के इस भाग में है। जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, उससे 150 किलोमीटर के लगभग आपके भूटान की तरफ जाने में ये आपका यूथांग घाटी स्थित है, जो अपने हॉट स्प्रिंग यानी कि जो आपके गर्म जल के सोते होते हैं उनके लिए जानी जाती है। और जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी जो इसके बाद भूटान में जाती है फिर आकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती है, तो तीस्ता नदी का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है, यूथांग घाटी क्षेत्र से। अगला, बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? हिमालय की ही जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों को बांट लिया जाता है। जैसे सबसे ऊपर मध्य हिमालय में आपका पीर पंजाल है, फिर उसके बाद आपका धौलाधार है,
फिर उसके बाद आपका नाग टिब्बा है, और उसके बाद आपका महाभारत श्रेणी है, महाभारत श्रेणी। ये मध्य हिमालय की ही श्रेणियां, मध्य हिमालय की उप श्रेणियां हैं। मध्य हिमालय में सबसे ऊंचा जो है वो आपका पीर पंजाल है, जो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद धौलाधार हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू कश्मीर के जो नगर हैं वो पीर पंजाल में आते हैं, शिमला वगैरह आपके धौलाधार में आते हैं, हमारे मसूरी वगैरह उत्तराखंड के नागटिब्बा में आते हैं। महाभारत श्रेणी का मतलब काठमांडू की घाटी तक का है। तो इसमें जो आपका बुर्जिल और बनिहाल दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो वो होंगे पीर पंजाल श्रृंखला में बुर्जिल और बनिहाल दर्रे, जिसमें आपका वर्तमान जवाहर सुरंग खोदी गई है, जो किसी समय भारत की सबसे लंबी सुरंग हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अल्पकालिक नदी का उदाहरण है। अल्पकालिक नदी उस नदी को कहा जाता है जो अपने प्रवाह पथ में किसी स्थान पर अचानक विलुप्त हो जाती है, अन्यथा किसी जल राशि में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। अधिकतर नदियां तो ये होती हैं कि उद्गम स्थल से अपना रास्ता तय करते हुए किसी खाड़ी में गिरती हैं, महासागर में गिरती हैं, झील में गिरती हैं, सागर में गिरती हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी होती हैं जो अपने प्रवाह पथ में ही विलुप्त हो जाती हैं, किसी बड़ी जल राशि तक नहीं पहुंचती हैं। उन नदियों को कहा जाता है अल्पकालीन नदियां। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिम से उद्गमित होने वाली नोनी नदी, यानी कि वैसे तो लोनी लिखा है लेकिन लोनी नदी है, क्योंकि लवण नदी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसका पानी खारा हो जाता है आगे तट की ओर जाके, तो कच्छ के रन में पहुंचने से पहले ही ये नदी विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसे अल्पकालिक नदी कहा जाता है। अगला, पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को क्या कहा जाता है। भारत में जो जलोढ़ मैदान है, यानी कि जिसे हम तराई बोलते हैं, जलोढ़ मैदानों की मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। जो आपका जलोढ़ मैदानों की जो मिट्टी होती है उसके दो भाग होते हैं, जलोढ़ मिट्टी के, एक को बोलते हैं बांगर, एक को बोलते हैं खादर। जो मिट्टी कई साल से बाढ़ ना आने के कारण पुरानी हो चुकी है उसे तो बोला जाता है बांगर मिट्टी, और जो मिट्टी बाढ़ के कारण नई बिछ गई है, नई परत बिछी है, उसे बोला जाता है खादर। तो जो तराई की मिट्टियां होती हैं या नदी के मैदानों की मिट्टियां होती हैं, उनके भारत में दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। बांगर का मतलब है पुरानी और खादर का मतलब है नई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में जूट की कृषि के लिए प्रसिद्ध दलदलों को क्या कहा जाता है। पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जो आपका गंगा नदी है या उसकी जो एक शाखा है हुगली और गंगा नदी क्या करते हैं, तट में पहुंचने से पहले कई शाखाओं में बिखर जाते हैं। तो बरसात के समय इनकी जो शाखाएं बनती हैं, उन शाखाओं के बरसात के बाद सूख जाने के कारण वहां बहुत गीला पानी हो जाता है, यानी कि एक ऐसी धाराएं बन जाती हैं जो कीचड़ से भरी होती है, सिल्ट या गाद से भरी होती है। तो ऐसी गाद से भरी हुई भूमि को चार कहा जाता है। ये जूट की यानी कि सनई की कृषि के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं। पश्चिम बंगाल और आपका बांग्लादेश में इन्हीं क्षेत्रों में जूट की कृषि की जाती है, क्योंकि जूट एक उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, उसे बहुत अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो आपके ऐसे ही क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगला, मंगलुरु कर्नाटक से कन्याकुमारी तक पश्चिम तट को क्या कहा जाता है। मंगलुरु यानी कि कर्नाटक के मंगलुरु से जो आपका पश्चिमी तट है भारत का, उसका विभाजन इस प्रकार से है, जैसे ये आपका पश्चिमी तट है, ये तटवर्ती जो क्षेत्र है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, जो कन्याकुमारी से लेकर के पश्चिमी तट है आपका मंगलुरु तक, इसे बोलते हैं मालाबार। मालाबार मुख्यतः जो केरला का तट है वो मालाबार है। यहां मंगलुरु से गोवा तक का जो तट है इसे बोलते हैं कन्नड़ तट, और यहां से लेकर के दमन द्वीप तक का जो क्षेत्र है, दमन तक का, इसको बोलते हैं कोंकण तट, और इसके बाद जो ऊपर गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है उसे बोलते हैं कच्छ का रण। ये चार भागों में विभाजित है पश्चिमी तट, तो इसके चार भाग हैं। पूर्व का अलग से है, इसका निचला हिस्सा कोरामंडल कहलाता है,
गोदावरी डेल्टा तक, गोदावरी डेल्टा से जो महानदी डेल्टा है वहां तक के क्षेत्र को बोलते हैं उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। तो यह आपका दो भागों में विभाजित है, इसको चार भागों में बांटा गया है। सबसे निचला हिस्सा मालाबार तट कहलाता है, केरला में स्थित है, जो भारत का सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र में ही भारत की सबसे पहले और सबसे लंबे समय तक मानसूनी वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, केरल तटों में स्थित पश्च जल को किस नाम से जाना जाता है? केरल तटों में स्थित पश्च जल, केरल तट जो आपके अभी मैंने बताया मालाबार तट है, जो इसमें क्या होता है कि आपका समुद्र का जो पानी है वो अंदर की तरफ आ जाता है। तो इन समुद्र के पानी के अंदर की तरफ आने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपके जो अंदर की तरफ झीलें बन जाती हैं, उन्हें सामान्य भाषा में तो भौगोलिक भाषा में लेगून कहा जाता है, लेकिन केरल में बोलते हैं इनको कयाल। कयाल, जैसे बेम्बनाड झील है वो कयाल का उदाहरण है, जैसे अष्टमुदी झील है वो कयाल का उदाहरण है। तो ये क्षेत्र आपके केरला में जल परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक आपका वाटर मेट्रो, जल मेट्रो का उद्घाटन करा है केरला के कोच्चि में, कोच्चि जल मेट्रो की, जो अन्य 10 द्वीपों को जोड़ेगा। तो इसी पश्चिमी जल क्षेत्र में आपके ये वाटर मेट्रो चलाई जानी है। अगला, मुंबई नगर किस द्वीप में स्थित है? मुंबई जो नगर है वो सालसेट द्वीप में स्थित है। सालसेट द्वीप में द्वीप के जो 7 अलग अलग द्वीप हैं, 7 द्वीपों का नगर भी कहा जाता है मुंबई को, उनको मिलाकर के आपका मुंबई नगर बसाया गया। ये एक प्राकृतिक बंदरगाह नगर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी भागों में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? उत्तरी भाग यानी कि हिमालय और उससे जुड़े हुए क्षेत्रों में या उसके मैदानी भागों में जो शीतकालीन वर्षा होती है भारत में, वो किस कारण होती है, ये पूछ रहा है। शीतकालीन वर्षा जो भारत में होती है ये होती है पूरे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान के क्षेत्रों में। ठीक है, ये फुहारे वाली जो बारिश होती है आपके 31 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी के बीच मूलतः ये बारिश होती है। ये होती है पश्चिमी विक्षोभ, भारत के ठीक इसी उसमें पश्चिम में आपका भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवाती बादलों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये एक ऊंचाई तय करने के बाद जब ऊंची आपका बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो इन बादलों को जो हमारी जेट स्ट्रीम है ऊपर क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा यानी कि समताप मंडल में जो उड़ रही है वो इनको इधर की तरफ धकेल देती है और यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में टकरा करके ये बारिश करती हैं। तो भारत में जो उत्तर में शीतकालीन वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, मॉनसून निवर्तन के कारण वर्षा कहाँ होती है? भारत में मॉनसून निवर्तन के कारण वर्षा कहाँ होती है? मॉनसून निवर्तन का मतलब है मॉनसून का लौटना। देखो 6 महीने तो भूमध्य रेखा के ऊपर को हवाएं चलती हैं क्योंकि यहाँ ठंडा होता है, यहाँ गर्म होता है। जैसे अभी है जून में हवा इधर को आती है तो ये अपने साथ भाप भरी हवाएं लेके आती हैं जिन्हें मॉनसून कहते हैं, और वही दिसंबर में हवाएं इधर की ओर चलने लग जाती हैं क्योंकि यहाँ आपका सूर्य का प्रकाश ज्यादा हो जाता है, यहाँ कम, यहाँ उच्च वायुदाब, यहाँ निम्न वायुदाब, तो उल्टी हवाएं चलती हैं। तो इन उल्टी हवाओं के कारण भारत के इन भागों में तो बारिश नहीं होती क्योंकि ये हवाएं सूखी होती है। परंतु ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो आपका तमिलनाडु तट है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो इसकी शाखा होती है उसकी एक शाखा बंगाल की खाड़ी से थोड़ा नमी उठा लेती है और ये तमिलनाडु तट पर बारिश करती है। 26 नवंबर के आसपास इसका सही समय रहता है बारिश करने का, जो आपका तमिलनाडु तट पर बारिश होती है। भारत में मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना। अगला, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का स्लोगन क्या है? जो 14 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा सॉइल हेल्थ कार्ड मतलब किसानों द्वारा जो आपका मिट्टी है उसको बचाने के लिए, उसकी जो प्राकृतिक उर्वरक क्षमता है उसको बचाने के लिए उसमें रासायनिकों का प्रयोग आपके वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई गई है, उसका जो स्लोगन है स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब अगर हमारी धरती स्वस्थ रहेगी तो खेत हमेशा हरे भरे और उपजाऊ रहेंगे। अगला, भारत में बेसाल्ट लावा के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? बेसाल्ट लावा,
बेसाल्ट लावा आग्नेय चट्टानों का मटेरियल है। बेसाल्ट लावा, लावा आपका ज्वालामुखी से निकलता है, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों को आग्नेय बोलते हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों से जो आपका मिट्टी का क्षरण होता है, चट्टानों के क्षरण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उसे बोलते हैं काली मिट्टी, जो भारत के दक्कन ट्रैप में पाई जाती है और कपास के लिए सर्वोपरि मिट्टी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बीहड़ उत्खात भूमि बनाने वाली नदी कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा बीहड़ बनाने वाली, बीहड़ मतलब ये नदियां क्या करती हैं, अपना रास्ता परिवर्तन करके अब जिन स्थानों से इनकी धाराएं गुजरती है उन स्थानों को बरसात में काट देती हैं और टाइमों में वो सूखे रहते हैं। तो इसके कारण जगह जगह कटी फटी भूमियां निर्मित हो जाती हैं, जिन्हें बीहड़ या उत्खात भूमि कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा बीहड़ बनाने वाली जो नदी है वो चंबल नदी है, जिसका उद्गम आपको पता है मध्य प्रदेश के मऊ से होता है, फिर उसके बाद वो उत्तर प्रदेश राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर उत्तर प्रदेश में आकर के यमुना से मिल जाती है। तो चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कभी ये डाकुओं का अड्डा होता था, क्योंकि वहां पर इन बीहड़ों के बीच लोगों को खोजना बड़ा मुश्किल होता था इस वजह से। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है देहरादून में। स्थापना हुई 1981 में। वनों के विषय में जो डेटा जुटाए जाते हैं वो इसी विभाग द्वारा जुटाए जाते हैं। बीड़ी बनाने के लिए किस वृक्ष के पत्तों का उपयोग किया जाता है? बीड़ी बनाने के लिए तेंदू पत्ते का उपयोग किया जाता है। तेंदू पत्ता भारत के आपके जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन है उन क्षेत्रों में पाया जाता है, आर्द्र पर्णपाती में भी और नम पर्णपाती में भी। ये भारत में मुख्यतः आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार का निचला हिस्सा, उड़ीसा का पश्चिमी भाग और आपके महाराष्ट्र के जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, मध्य प्रदेश है, उन सब क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपको पता है तेंदुपत्ता इस क्षेत्र की जीवन रेखा है, जिन्हें हम नक्सलाइड एरिया में आपके लोगों के आजीविका का प्रमुख माध्यम भी मानते हैं। इस क्षेत्र इसी के पत्तों से बीड़ी का निर्माण किया जाता है। अगला, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सामाजिक वानिकी के लिए लक्ष्य किस वर्ष निर्धारित किए गए? सामाजिक वानिकी मतलब वन लगाने की ऐसी प्रक्रिया जो आपके समाज की जरूरतों को पूरा कर दे और जो सघन वन या हमारे जो आरक्षित वन है उनको नुकसान होने से बचाए, और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने की एक प्रणाली थी, जिसमें आपके नगरीय वन भी लगाए जाते हैं, कृषि वानिकी भी की जाती है, ग्रामीण वन भी लगाए जाते हैं। खाली बने लगे क्षेत्रों पर वन उगाना जिससे अपनी जरूरतें पूरी भी हो और जो वनों पर पड़ने वाला दबाव है वो भी हट जाए, और जिन क्षेत्रों में वन लगे हैं वो भी पर्यावरणीय लाभ दें। तो इसके लिए जो लक्ष्य निर्धारित हुए 1975 में हुए। अगला, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। ये वन प्रबंधन संस्थान आपके केस स्टडी पर आपके शिक्षा देने वाला पहला संस्थान है, जिसमें आपका पीजी डिग्री और उसके अलावा आपका जो रिसर्च है वो कार्य होते हैं वन प्रबंधन संस्थान में भोपाल में। तो इसमें आपका जो वनों से संबंधित आपकी पढ़ाई है वो मुख्य रूप से होती है। अगला, भारत का राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित है। राष्ट्रीय जीन बैंक, जीन बैंक मतलब विभिन्न प्रजातियों के जीन यहाँ पर संरक्षित किए गए हैं। कभी भविष्य में मान लो आपके कोई प्रजाति विलुप्त हो जाती है तो इनके जीन से क्लोनिंग करा करके आपके उस प्रजाति को वैज्ञानिक तरीकों से बनाया जा सकता है। इसके लिए जीन बैंक, एक तो आपका अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक है जो उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक में आपके नॉर्वे के स्वेलबर्ड द्वीप में स्थित है। भारत का जो राष्ट्रीय जीन बैंक है उसे 1996 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला, बांदीपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? बांदीपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये आपके कर्नाटका में है, जो बाघों के लिए जाना जाता है। बाघों की संख्या भी यहाँ पर अच्छी खासी रहती है हमेशा। अभी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर आपके बहुत सारे कार्यक्रमों का भी उद्घाटन किया। तो ये आपका बांदीपुरा बाघ आरक्षित क्षेत्र है, क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हुए हैं यहाँ पर, इसीलिए ये हाईलाइटेड है अभी पर। अगला, विश्व का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला बाघ रिजर्व कौन सा है? बाघ घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा जो बाघों की संख्या है वो है काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क वैसे तो आपका ये आपके एक श्रृंगी गैंडे के लिए जाना जाता है असम में, परंतु ये एक टाइगर रिजर्व भी है। भारत के जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है उसमें आरक्षित है ये। तो काजीरंगा में प्रति आपका वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक बाघ है। अगला,
भारत के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे बड़ा कौन सा है? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्वों में से सबसे बड़ा कच्छ का रण है, जिसका क्षेत्रफल 12,454 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा मन्नार की खाड़ी है। कच्छ का रण वैसे आपका दलदलीय क्षेत्र है। जो मन्नार की खाड़ी है वो मैरीन पार्क है, जो आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। उसका 10,500 वर्ग किलोमीटर है, वो दूसरे नंबर पर आता है। कच्छ का रण जो गुजरात क्षेत्र में है, वो आपका सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र है भारत का। जैव आरक्षित क्षेत्र मैन एंड बायोस्फीयर जो आपके प्रणाली योजना है, उसके तहत स्थापित किए जाते हैं। आपको पता है भारत में सबसे पहले 1986 में नीलगिरी को दिया गया था, और उसके बाद उत्तराखंड का जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उसे मिला था। तो आपके 18 बायोस्फीयर रिजर्वों में से गुजरात के कच्छ का रण सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के आधार पर। लक्षद्वीप में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियां किस प्रकार की होती हैं? लक्षद्वीप में जो प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं वो एटाल होती है। प्रवाल भित्तियां तीन तरह की होती हैं। एक तो आपका बैरियर होती हैं जो सीधी रेखा में होती हैं और तट के सहारे एक आपका अवरोधक पैदा करती है। एक गोलाकार होती है जिसे हम एटाल बोलते हैं, जैसे इस तरह की प्रवाल भित्ति, इस तरफ पानी है अंदर और ये यहाँ पे क्या बन गया, द्वीप बन गया। तो भारत के लक्षद्वीप की जो प्रवाल भित्तियां हैं वो आपके एटाल है, यानी कि वलयाकार। जैसे ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, वो आपके इस तरीके की बैरियर है। कुछ प्रवाल भित्तियां तट के सहारे ऐसे चबूतरे नुमा भी होती हैं। तो तीन तरह की प्रवाल भित्तियां होती हैं, गोलाकार, चबूतरे नुमा और बैरियर। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, वो आपका बैरियर है। अगला, कोसी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? कोसी नदी जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है, तो इस कोसी नदी का उद्गम होता है गोसाई थान से। भारत की सर्वाधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कोसी, ये गोसाई थान माउंट एवरेस्ट के निकट स्थित है और नेपाल में बहते हुए ये भारत में आती है और गंगा की सहायक नदी है। सबसे ज्यादा स्थान परिवर्तित करती है। लगभग आपका 210 किलोमीटर रेंज इसकी ऐसी है बिहार में, जिसमें ये कभी भी यहां से वहां भाग जाती है बरसात में, क्योंकि कभी यहाँ तो कभी यहाँ। इस कारण उत्तरी बिहार में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली नदी है, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर बांध और अंकलेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध परियोजनाएं किस नदी पर है? अंकलेश्वर बांध और इंदिरा सागर बांध परियोजनाएं दोनों ही नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ये परियोजनाएं बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। जो आपका सरदार सरोवर परियोजना है, उसमें जो 3,000 बांध बनाए जाने हैं, उसमें ये बांध भी सम्मिलित होंगे। अगला, भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। ये इंद्रावती नदी पर है, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़। बस्तर सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला है ये भारत का, बस्तर छत्तीसगढ़ का। इसी आपके जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित चित्रकूट प्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोलामू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? चोलामू झील भारत में सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित आधिकारिक झील है, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। आपके जो तीस्ता नदी, जो अभी मैंने बताया था, इस घाटी से गुजरती तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो आपके इसी झील से होता है, सिक्किम के चोलामू झील से। अगला, भारत का एकमात्र राज्य जो गेहूं की कृषि नहीं करता है, तमिलनाडु की जलवायु जो है वो उष्ण आर्द्र जलवायु है। वहां गेहूं की खेती नहीं होती है, बल्कि वहां पर साल भर 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं, आस, कार्तिकी और बोरो। ये धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए आपके देखा होगा कि तमिलनाडु, जो तमिल लोग हैं, उनके खान पान में चावल की चीजें ज्यादा रहती हैं। इडली है, डोसा है, वही खान पान ज्यादा होता है। वहाँ रोटी वगैरह का प्रचलन कम है। आजकल तो ट्रांसपोर्ट हो गया, उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का उत्तर पहुंच जाता है, परंतु किसी समय में वहाँ के लोगों के जीवन का मुख्य आधार ही केवल चावल होता था, इसीलिए वहाँ चावल के ही व्यंजन होते हैं। तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ चावल की गेहूं की कृषि नहीं होती है। अगला, भारत में मक्का की कृषि कौन लेकर आया था? मक्का ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं शताब्दी में लेकर के आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में अमेरिकी मूल का पौधा है, उत्तर अमेरिका से आया है।
जो मक्का है, तो इसे ईस्ट इंडिया कंपनी लाई, अब तो भारत की एक प्रमुख फसल बन गई है। अगला, देसी, श्यामली, सुजाता, सुबिन आदि किस फसल की प्रजातियां हैं? ये सब कपास की प्रजातियां भारत में, जो कपास उगाया जाता है उसकी, दक्षिण भारतीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपके करनाल, हरियाणा में स्थित है। ये बहुत ही आपका प्रोग्रेसिव संस्थान है, जिसने भारत में पहली क्लोन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। विश्व की पहली आपकी भैंस का जो क्लोन बनाया था गरिमा नाम से, इसी ने बनाया था। अभी तो इसने गरिमा के कई स्टेप बना दिए हैं, 1 2 3 करके, और आपके क्लोन बनाने में अब इसे लगभग महारत हासिल हो गई है। तो भारत में आपके क्लोनिंग करने वाली पहली, मतलब क्लोनिंग का मतलब किसी जीवित जंतु की कोशिका से आपके उस जंतु की प्रतिकृति बनाना क्लोनिंग कहलाता है विज्ञान की भाषा में। ये लैंगिक प्रजनन के द्वारा संतति की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि अलैंगिक प्रजनन है। जैसे एक मनुष्य की कोशिका लेकर के उसका संवर्धन करके उसी मनुष्य के आपकी क्या प्रतिकृति बना देना। जैसे इयान विल्मुट ने आपका डॉली नामक भेड़ बनाई थी, वो क्लोनिंग का पहला उदाहरण था दुनिया में। भारत में पहला उदाहरण है गरिमा नामक भैंस। अगला, कुल मछली उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य है। कुल, कुल का मतलब खारे पानी की भी, यानी कि समुद्री मछली भी, और उसके अलावा ताजे पानी की मछलियां भी, दोनों मिलाकर के सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। यह आपका भारत का शीर्ष राज्य है मछली उत्पादन में, दोनों तरह की मछलियों के उत्पादन। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला लौह अयस्क कौन सा है? लोहे के आपके 4 अयस्क मुख्यतः पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा मैग्नेटाइट होता है। लेकिन भारत में 85% जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट प्रकार का है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो लौह अयस्क है वो हेमेटाइट है। अगला, मलाज खंड कॉपर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? मलाज खंड आपका जो कॉपर, भारत का कॉपर लिमिटेड है, उसका एक बहुत बड़ा आपका प्रोजेक्ट है। ये आपका मध्य प्रदेश में है मलाज खंड। जैसे खेतड़ी आपका राजस्थान में है, मलाजखंड मध्य प्रदेश में। ये कॉपर उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। आपका भारत में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक कहां पाया जाता है? लिग्नाइट, लिग्नाइट आपका तमिलनाडु। टोटल जो भारत में कोयला है उसमें केवल 2% कोयला लिग्नाइट है, और उसका अधिकतर निक्षेप है तमिलनाडु में। राजस्थान में भी है, कुछ बहुत जम्मू कश्मीर में भी है, असम की घाटी में भी है, लेकिन सबसे अधिक जो आपका लिग्नाइट कोयला है वो आपका भारत के तमिलनाडु में। कोयले की चारों प्रजातियों में लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रोसाइट और आपके पीट कोयले होते हैं, जिसमें से आपका लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, ये आपके तमिलनाडु में पाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार ने नेवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे आपका इसका उत्पादन किया जाता है। अगला, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसका काम है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि प्राकृतिक गैस और जो पेट्रोलियम के भंडार है उनकी खोज करना, अनुसंधान करना, और उसके लिए आवश्यक योजनाएं और चीजें तैयार करना। अगला, देश की सर्वाधिक पवन ऊर्जा टरबाइनें किस स्थान पर लगाई गई है? पवन ऊर्जा भारत में जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी कि जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत है, अभी फिलहाल अक्षय ऊर्जा के स्रोतों में सबसे ज्यादा जो आपका ऊर्जा उत्पादित हो रही है वो पवन ऊर्जा से हो रही है। उसमें लगभग 6000 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट लगा हुआ है पवन ऊर्जा का एक स्थान पर, वो है मुप्पम नडल पेरुगुंडी, तमिलनाडु में, कन्याकुमारी तट पर है। यहाँ पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई अवरोध है नहीं, और समुद्र की हवाएं लगातार चलती रहती हैं एक ही दिशा में। ये वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, ये क्षेत्र सपाट है, जहां से होकर के समुद्र की जो आपकी हवाएं हैं जो इस क्षेत्र से होकर के सपाट क्षेत्र से निरंतर गुजरते रहती हैं, इसीलिए ये क्षेत्र तमिलनाडु में है। यहाँ पर तमिलनाडु का जो तट है यहाँ पर आपका स्थापित किया गया है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सेमी हाई स्पीड का मतलब हो गया हाई स्पीड ट्रेन, तो आजकल आपको पता है बुलेट ट्रेनों को कहा जाता है। सेमी का मतलब जो उनसे थोड़ा धीमी हो, जिसकी गति आपके 160 किलोमीटर 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये गतिमान एक्सप्रेस है, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये आपके 5 अप्रैल 2016 को पहली ट्रेन दिल्ली से आगरा के बीच चलाई गई थी, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा थी, गतिमान एक्सप्रेस। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग 2
जलमार्ग 2, NW2 नेशनल वाटरवे 2 किन दो स्थानों को जोड़ता है? नेशनल वाटरवे 1 जो देश का सबसे बड़ा है, वो तो आपको पता है, उस पे तो आपका छोटे जहाज भी चलाने जाने शुरू हो गए, क्रूज, जो आपके वाराणसी से आपके कोलकाता तक चलाए गए थे। दूसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर जो आपका यहां ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये आपका भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक क्षेत्र है धुबरी, धुबरी से शुरू होती है और ब्रह्मपुत्र नदी पर यहां लोहित नदी जहां इससे मिलती है, इसे बोलते हैं सादिया, सादिया तक है। NW2 नेशनल वाटरवे 2 आपका ये 891 किलोमीटर लंबा है और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नॉर्थ ईस्ट में आपके जल परिवहन को आपके सुचारू करने और इस क्षेत्र में यातायात को सस्ता और सुगम बनाने के लिए यह परियोजना शुरू की गई है। अब तक 6 नेशनल वाटरवे भारत में आपके चलाए गए हैं, जिसमें से दूसरा वाला इस पर है। भारत के किस बंदरगाह को सबसे पहले मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया था? पब्लिक सेक्टर का बंदरगाह जिसे मिनी रत्न मिला वो एन्नौर बंदरगाह है। आपका 2014 में इसका नाम हो गया के कामराज पोर्ट। के कामराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तमिलनाडु के, उनके नाम पर। एन्नौर तमिलनाडु में है, एन्नौर तमिलनाडु में स्थित एक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे पहले कंप्यूटरीकृत बंदरगाह भी है, मतलब यहाँ पर सारे काम कंप्यूटर के द्वारा होते हैं। आपके लोडिंग से अपलोडिंग तक के लिए इसमें सारी चीजें आपके क्रेनों द्वारा, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम द्वारा होता है। तो एन्नौर भारत का सबसे एडवांस बंदरगाह भी है, इसीलिए इसे भारत सरकार ने मिनी रत्न का दर्जा भी प्रदान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में टेलीविजन सेवाएं आरंभ में किसके अधीन थी? टेलीविजन सेवाएं, देखो जब भारत में 1959 में टेलीविजन सेवा शुरू हुई थी तो सबसे पहले उसे संचालित करता था ऑल इंडिया रेडियो। 1976 तक, 1976 में इसे हवाले किया गया दूरदर्शन के, डीडी जो आपका डीडी नेशनल है उससे पहले ऑल इंडिया रेडियो ही इसका संचालन करता था। अगला, बोकारो स्टील प्लांट की जलापूर्ति किस परियोजना से होती है? बोकारो स्टील प्लांट भारत के जाने माने जो आपका सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसका जाने माने कारखानों में से एक है। उसको जो आपके पानी की सप्लाई होती है वो होती है दामोदर नदी घाटी से। दामोदर जो आपका वैली कॉरपोरेशन है, जो भारत का स्वतंत्र भारत का पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, 1948 में स्थापित की गई थी। दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर जो आपके बांध बनाए गए हैं उनमें बोकारो को भी इसी से होती है, और जो उड़ीसा का राउरकेला है उसको भी, क्योंकि बोकारो लगभग उसी सीमा पर है। तो दोनों को जो जलापूर्ति हो रही है वो दामोदर नदी घाटी से होती है, क्योंकि स्टील प्लांटों में शोधन के लिए पानी की बहुतायत से आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? उर्वरक प्रति हेक्टेयर में उर्वरक जो आपकी खपत है उस पर पंजाब पहले स्थान पर है उर्वरक खपत में। ये लगभग आपका पंजाब जो है प्रति हेक्टेयर 250 किलो के आसपास उर्वरक का प्रयोग कर रहा है वर्तमान में, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद हरियाणा और आंध्र प्रदेश करते हैं, जो देश में दूसरे और तीसरे स्थान पर है। पंजाब में उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज्यादा है। अगला, देश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। यहाँ की टोटल जनसंख्या के 31.1% पर शेड्यूल्ड ट्राइब है। और दूसरी बात यह है कि सबसे अधिक जनजातियां वैसे भी यहीं पर हैं, प्रकार के आधार पर कि कौन कौन सी जनजातियां हैं, सबसे ज्यादा जनजातियों की विविधता भी इसी राज्य में है। तो ये 50 प्रश्न हैं जो आपके भारत के भूगोल से रिलेटेड है और बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है, ये आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत काम आ सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा, या कोई आपको कमी लगती है तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।